मित्रों नमस्कार। आज से अपन बात करते हैं मानव के सभी तंत्रों की। उसमें सबसे पहला तंत्र है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का क्या कार्य है, पाचन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है और पाचन तंत्र की यह भित्ति कितने भागों से मिलकर बनी होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। फिर मुख गुहा से अपन शुरू करेंगे। तो समझें, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले उसके कार्य के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो समझें, पाचन तंत्र का क्या कार्य है। तो पाचन तंत्र का कार्य केवल भोजन का पाचन करना नहीं है। पाचन तंत्र के मुख्य रूप से 4 कार्य है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और बहिक्षेपण। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर लेना, इंजेशन, ये पहला कार्य। दूसरा पाचन, भोजन का डाइजेशन मतलब भोजन को जटिल से सरलतम टुकड़ों में बदलना, भोजन के जटिल और बड़े बड़े अवयवों को सरल और छोटे छोटे अवयवों में बदलना पाचन कहलाता है, दूसरा कार्य ही। तीसरा अवशोषण, जो पाचन तंत्र की दीवारें होती हैं वो पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है, जिससे हमारी आहार नाल फिर से खाली हो सके और नया भोजन ग्रहण किया जा सके, तो अवशोषण। और चौथा है बहिक्षेपण, भोजन का वह भाग जो पचित नहीं होता है, मतलब जो अपचित भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकालना, इसको अपन कहते हैं बहिक्षेपण या एक्सक्रीशन। मतलब 4 काम हो गए: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। ये चारों काम पाचन तंत्र करता है। क्लियर। दूसरा, पाचन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो है आहार नाल, पहला आहार नाल, और दूसरा एसेसरी ग्लैंड या सहायक ग्रंथियां। प्रश्न आहार नाल से कैसे आता है। आहार नाल से प्रश्न आता है कि आहार नाल जितने भागों से मिलकर बनी होती है उसका क्रमबद्ध नाम की सही क्रम क्या है। तो समझें, आहार नाल मुख से शुरू होती है और मल द्वार पर खत्म होती है। ये पूरी जो नली है वो आहार नाल कहलाती है और उसके साथ जुड़ी हुई है 3 सहायक ग्रंथियां। तो आहार नाल के मुख्य भाग, सबसे पहले शुरू होता है मुंह, मुंह यानी माउथ। इसके बाद मुख गुहा यानी बकल कैविटी। इसके बाद ग्रसनी या फेरिंग, ग्रसिका या इसोफेगस, आमाशय या स्टोमक, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। तो क्रम ये फिक्स है: मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब ये सामान्य रूप से याद रह भी जाते हैं और आपको पहले से याद भी होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटी आंत के 3 भाग हैं। सबसे पहला ग्रहिणी या ड्यूडेनम, दूसरा मध्य आंत्र या जेजुनम और तीसरा शेषांत्र और इलियम। ग्रहिणी से छोटी आंत शुरू होती है और शेषांत्र पर छोटी आंत खत्म होती है। इसके बाद शुरू होती है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है वो है अपेंडिक्स, फिर सिकम, फिर कॉलन, फिर रेक्टम और फिर मलद्वार। तो इस प्रकार 5 भाग बड़ी आंत के होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ग्रहिणी मतलब ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर शेषांत्र, फिर अपेंडिक्स, फिर सिकम, फिर कॉलन, फिर रेक्टम और फिर एनस या मलद्वार। तो इन 5 को इसी क्रम से याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में इन अंगों का क्या क्रम है, किस प्रकार व्यवस्थित है, वो परीक्षा में पूछता है। क्लियर। तो ये तो आहार नाल के भाग हो गए। इस आहार नाल में काम करने के लिए 3 सहायक ग्रंथियां होती है, उसको एसेसरी ग्लैंड या सहायक ग्रंथियां कहते हैं। ये 3 होती है। सबसे पहला लार ग्रंथियां जो कि हमारे मुख में पाई जाती है, दूसरा यकृत या लीवर जो कि उदर गुहा में पाया जाता है दाईं ओर, और तीसरा है अग्नाशय या पेंथिया जो उदर गुहा में बाईं ओर पाया जाता है आमाशय के नीचे। तो इस प्रकार ये 3 भागों से मिलकर हमारी सहायक ग्रंथियां बनी होती है। तो तीनों सहायक ग्रंथियां और ये आहार नाल के भाग, ये दोनों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि आहार नाल की जो भित्ति होती है, आहार नाल की जो दीवारें होती है वो कितने भागों से मिलकर बनी होती है। तो आहार नाल की भित्ति को अंदर से बाहर की ओर देखें तो आहार नाल की भित्ति 4 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे अंदर की परत श्लेष्मिका या म्यूकोसा लेयर कहलाती है। इसके ऊपर अधश्लेष्मिका या सब म्यूकोसा लेयर होती है। तीसरी परत पेशीय स्तर या मस्कुलेरिस होती है जो गति के लिए उत्तरदायी होती है। और सबसे लास्ट जो उसकी सुरक्षा करती है, मतलब सबसे बाहरी जो परत होती है वो सीरोसा कहलाती है। इस प्रकार आहार नाल अंदर से बाहर की ओर 4 परतों से मिलकर बनी होती है: म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस और सीरोसा। तो ये मुख्य 4 परतों से मिलकर हमारी आहार नाल बनी होती है। अब अपन
आहार नाल की पहला भाग अपन मुख गुहा से शुरू करते हैं। मुख गुहा कितने भागों से मिलकर बनी होती है, मुख गुहा में क्या होता है और उसके क्या क्या काम है। तो समझे मित्रों, मुख गुहा में 3 मुख्य भाग होते हैं, एक तो दांत, एक लार ग्रंथियां और एक जीभ। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं दांतों के बारे में। तो समझे, हमारे जीवन में दांत 2 बार उगते हैं, तो ऐसे दांत द्विबार दंती या डाइफोडोंट कहलाते हैं। मतलब मनुष्य में दांत डाइफोडोंट प्रकार के होते हैं, मतलब जीवन में 2 बार उगते हैं। दूसरा, हमारे दांत गर्त दंती होते हैं। गर्त दंती को इंग्लिश में कहते हैं थिकोडोंट। क्या मतलब है समझे, मछलियों में वगैरह क्या होता है कि जो मसूड़ तो दाढ़े होती है, जो जबड़े होते हैं, जबड़े से सीधे जबड़े की हड्डी से दांत निकले हुए रहते हैं। हमारे ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, जबड़े की हड्डी के ऊपर मसूड़ा होता है, उस मसूड़ों के खड्डों से दांत निकलते हैं। ऐसे दांतों को अपन गर्त दंती कहते हैं। तो मनुष्य के दांत डाइफोडोन मतलब जीवन में 2 बार उगते हैं, और गर्त दंती मतलब मसूड़ों के खड्डे में धसे रहते हैं। तो ऐसे दांतों को अपन डाइफोडोंट और थिकोडोंट कहते हैं। क्लियर। अब दांतों को उगने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अस्थायी दांत या मिल्क टीथ और दूसरा स्थायी दांत या परमानेंट टीथ। सबसे पहले बात करते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत मतलब दूध के दांत, मतलब टेम्परेरी टीथ। यह संख्या में 20 होते हैं और स्थायी दांत संख्या में 32 होते हैं। जो 20 दांत होते हैं वो फिर से 3 प्रकार के होते हैं, कृतनक, रदनक और अग्रचवर्णक। इंग्लिश में इसको इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर के नाम से जानते हैं। जबकि स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जो मोलर होते हैं वो दूध के दांत में मोलर नहीं पाए जाते और स्थायी दांत में मोलर पाए जाते हैं। बाकी कोई विशेष अंतर नहीं है, समझे। इंसाइजर यानी कृतनक, ये दांत दूध के दांतों में भी उनकी संख्या 8 होती है और स्थायी दांतों में भी उनकी संख्या 8 ही होती है, मतलब कोई अंतर नहीं है। रदनक, यह चीरने और फाड़ने वाले दांत होते हैं, जो तिकोने दांत होते हैं साइड साइड में। ये संख्या में 4 होते हैं, दूध के दांतों में भी 4 होते हैं और स्थायी दांतों सॉरी और स्थायी दांतों में भी उनकी संख्या 4 होती है, मतलब संख्या में कोई अंतर नहीं है। तीसरा अग्रचवर्णक, मतलब आगे वाली दाढ़ें। आगे वाली दाढ़ें संख्या में 8 होती है दूध के दांतों में भी और स्थायी दांतों में भी उनकी संख्या 8 ही होती है, मतलब इनकी संख्या में कोई अंतर नहीं है दोनों ही प्रकार के दांतों में। लेकिन जो पीछे वाली दाढ़ें होती है जिसको चवर्णक कहते हैं, इंग्लिश में इसको मॉलर कहते हैं। मॉलर, तो यह मॉलर जीवन में एक ही बार उगते हैं। इसका मतलब क्या, जो दूध के दांत होते हैं उसमें मॉलर नहीं पाए जाते हैं, जबकि स्थायी दांतों में मॉलर की संख्या सबसे ज्यादा मतलब 12 होती है। तो ये 12 दांत यानी मॉलर जीवन में एक ही बार उगते हैं और बाकी तीनों दांत जीवन में 2 बार उगते हैं। ये चीज क्लियर। ठीक, अगली चीज, यहाँ जो मॉलर 12 लिखे हैं उनमें मैंने कोष्टक में 8 + 4 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है समझे, जो 8 दांत हैं वो तो जब ये दांत जो दूसरी बार उगते हैं तब उग जाते हैं, लेकिन अंतिम जो 4 दाढ़ें हैं जो ऊपरी दोनों ओर और नीचे दोनों ओर पाई जाती है, तो ये जो 4 दाढ़ें हैं वो तब उगती हैं जब बच्चा वयस्क हो जाता है। मतलब 18 साल से जब बड़ा हो जाता है, तो 18 साल से 22-23 साल की उम्र तक वो चारों दांत उग जाते हैं। इससे पहले ये दांत नहीं उगते, तो वयस्क होने के बाद उगते हैं। इसलिए इन चारों दांतों को अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ कहते हैं। यह हमारे पाचन तंत्र में एक अवशेषी अंग है जिसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं होता है। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं दंत सूत्र की। जो अस्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, 20 होती है। तो आई का मतलब कृतनक, कृतनक की संख्या 2/2, मतलब इधर 2 और इधर 2, 4, तो इधर भी 2 और इधर भी 2, तो 8, 2/2। कैनाइन 1/1, 1 और 1 और इधर भी 1 और 1। क्लियर। और पीएम का मतलब अग्रचवर्णक ये 8 है, मतलब कृतनक के समान है, तो यहाँ 2/2 है तो यहाँ भी 2/2। इस प्रकार 2 और 2 4, 5 6, 6 और 4 10 और 10 का दुगुना 20। क्लियर। तो इस प्रकार
अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। तो 2/2, 1/1 और 2/2 तो सेम टू सेम है। और ये जो 12 दांत हैं उसमें 3 आधे इंच जबड़े में और 3 आधे इंच जबड़े में, सेम टू सेम 3 इधर और 3 इधर, तो 12 हो गए। उसमें से जो 4 है वो 18 साल की उम्र के बाद उगते हैं, कई बार किसी के उगते ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर। एक और महत्वपूर्ण चीज क्या है समझे, मैंने लिखा है इनेमल। तो अस्थायी दांतों में इनेमल अनुपस्थित होता है और स्थायी दांतों में इनेमल प्रेजेंट होता है। इनेमल हल्के पीले रंग का होता है, इसीलिए जो स्थायी दांत होते हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं। और जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं उनमें इनेमल नहीं होता, इसलिए उनके दांत बिल्कुल व्हाइट होते हैं, बिल्कुल सफेद होते हैं। ये क्लियर। इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। यह इतना कठोर है कि हमारे दांत जीवन भर काम में आते हैं लेकिन फिर भी खराब नहीं होते। क्लियर। अगर इनेमल नष्ट हो जाता है तो फिर दांतों में केविटी वगैरह पड़ जाती है। तो दांतों के बारे में मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। और क्या प्रश्न आ सकता है समझे। 8 और 8, कौन से दांत बराबर संख्या में होते हैं। तो कृतनक और अग्रचवर्णक ये संख्या में बराबर होते हैं। सबसे कम दांत कौन से होते हैं, तो हृदनक या कैनाइन। सबसे अधिक दांत कौन से होते हैं, तो मोलर, ये 12। ठीक। सबसे पहले कृतनक का क्या काम है, तो कृतनक भोजन को काटने का काम करते हैं। जो आगे वाले जो मोटे मोटे दांत हैं, हाथी में जो निकले हुए दांत होते हैं वो कृतनक कहलाते हैं। उनकी संख्या 8 होती है। काम क्या है, तो भोजन को काटना। इसके बाद हृदनक। हृदनक कौन से दांत, जो गन्ना चूसने के काम में आते हैं वो दांत, कपड़ा फाड़ने के काम में आते हैं वो दांत। तो मांसाहारी जंतु में दांत ज्यादा विकसित होते हैं। क्यों विकसित होते हैं, क्योंकि उनको मांस को चीरना और फाड़ना पड़ता है, इसलिए उसमें हृदनक ज्यादा विकसित होते हैं। अग्रचवर्णक और चवर्णक। चवर्णक का मतलब चबाने वाले, तो भोजन को चबाने के लिए जो उत्तरदायी दांत हैं उसको दाढ़े कहते हैं। यहाँ पर विज्ञान की भाषा में इसको चवर्णक, अग्रचवर्णक को पश्च चवर्णक कहते हैं। क्लियर हो गई। चलो अब अपन बात करते हैं लार ग्रंथियों की। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। एक है सब मैक्सिलरी, मतलब जबड़ों के नीचे पाई जाने वाली। सब लिंगुअल, मतलब जीभ के नीचे पाई जाने वाली। और पेरोटिड। पेरोटिड का मतलब कान के आगे, कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, ऐसा कहते हैं उसको। इस प्रकार 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। इन तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों का काम एक ही है, लार का स्त्राव करना। अब इस लार में क्या पाया जाता है तो समझे। लार में 99% तो जल होता है जो एक भोजन को अच्छे विलायक का काम करता है। दूसरा, लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। यह लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं को मारने का काम करता है। भोजन में कोई हानिकारक जीवाणु वगैरह होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको मारने का काम करता है, आगे नहीं पहुंचने देता। तीसरा, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। कई बार प्रश्न आया हुआ है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। इस एंजाइम का दूसरा नाम लारीय एमाइलेज है। और एमाइलेज क्या काम करता है, तो इनका मुख्य काम है भोजन में जो स्टार्च होता है, मतलब जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम यह करता है। अब इससे क्या प्रश्न बनता है देखना। स्टार्च मतलब पॉलीसैकेराइड है, ये जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जब उसका आंशिक पाचन हो जाता है तो वो शर्करा में बदल जाता है। शर्करा मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, इस प्रकार। तो इस प्रकार की जो शुगर होती है वो स्वाद में मीठी होती है। मतलब हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे गेहूं का आटा है, गेहूं की रोटी खाते हैं अपन, चावल खाते हैं, आलू वगैरह खाते हैं, तो उसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। जब उसको लंबे समय तक भोजन के रूप में मुख में अपन चबाते रहते हैं तो उनमें उपस्थित स्टार्च जो है वो शर्करा में बदल जाता है। और जब शर्करा बदल जाता है तो मुख गुहा में वो चीजें मीठी लगने लग जाती है। तो यही प्रश्न कई बार आता है कि चावल को लंबे समय तक चबाने से वो मीठे क्यों लगने लग जाते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए इसलिए मीठे लगने लग जाते हैं क्योंकि टाइलिन नामक एंजाइम उस चावल में जो स्टार्च है उसको शर्करा में बदल चुका है, इसलिए अब वो धीरे धीरे मीठे लगने लग जाते हैं। क्लियर। ठीक। इसके अलावा लार में एक और चीज होती है फ्लेश्मा या म्यूकस। क्या काम करेगा, भोजन को लसलसा और चिपचिपा बनाएगा ताकि आसानी से उसको निगला जा सके, रास्ते में कहीं अटके नहीं। तो इस प्रकार लार में ये 4 महत्वपूर्ण चीजें होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जीभ। जीभ को इंग्लिश में टंग कहते हैं। जीभ का जो पिछला भाग होता है वो तालू से जुड़ा रहता है, जो और अग्र भाग होता है वो फ्री रहता है। उस अग्र भाग पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो भोजन के स्वाद के लिए उत्तरदायी होती है, भोजन का क्या स्वाद है उसके लिए। ठीक।
तो समझे, ये मैंने लाल रंग से जीभ बनाई है जिसमें अलग अलग भाग बनाए। सबसे ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ पर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, ये मीठे स्वाद के लिए उत्तरदायी होती हैं। पीछे इसके जस्ट विपरीत सबसे पिछले वाले भाग पर जो स्वाद कलिका होती है वो कड़वे स्वाद के लिए उत्तरदायी होती है, और पार्श्व या साइड में पाए जाने वाले जो भाग हैं वहां पर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है वो खट्टे और नमकीन स्वाद के लिए उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार जीभ द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वाद का अपन आनंद ले सकते हैं, स्वाद का पता लगा सकते हैं। तो मित्रों, मुख गुहा में हमने दांतों का संपूर्ण वर्णन, लार का और जीभ का संपूर्ण वर्णन हमने पढ़ा है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।